हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2025 का जारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। देखिए, क्या कुछ बदलाव इस बार देखने को मिला है, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। आप में से बहुत ऐसे साथी हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि यूजीसी नेट जून 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो उन भोले भटके साथियों के लिए यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं आप कि आपका जो आवेदन करने की तिथि है 16 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच आप किसी भी दिन अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए आप 7 मई को अपना फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए तो भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 8 मई को भी आप अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कि हमें कितना आवेदन शुल्क देना है, तो इसको भी आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं यानी अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1150 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर देना है। अगर आप SC ST या फिर PWBD कैटेगरी से या फिर थर्ड जेंडर से आते हैं तो आपको 325 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर देना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि हमने फॉर्म तो भर दिया लेकिन हमसे कुछ गलतियां हो गई तो उस गलतियों को हम कैसे सुधारें, तो इसको लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक अवसर दिया जाएगा कि आपने जो भी गलतियाँ की हैं उसे आप सुधार सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 मई से लेकर 10 मई के बीच आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो आपने जो भी गलतियाँ कर रखी हैं आप उसे सुधार सकते हैं। अगर एग्ज़ाम के डेट को लेकर बात करें जो कि टेंटेटिव है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 जून से लेकर 30 जून के बीच आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। हालांकि ये सारी जानकारी मैंने अपने कल के वीडियोस में आप सभी को वीडियो में दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत ऐसे नए अभ्यर्थी होते हैं, बहुत ऐसे नए साथी हैं जिन्हें नहीं पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा कितने घंटे का होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 180 मिनट आपको एग्ज़ाम के लिए दिए जाएंगे। और साथ ही साथ पेपर फर्स्ट और सेकंड के बीच कोई भी गैप नहीं रहने वाला है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एडमिट कार्ड आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप में से बहुत ऐसे साथी हैं जिन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि हमें आवेदन किस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर करना है। तो इसके लिए भी आप सभी को परेशान नहीं होना है। यहाँ पर NTA के द्वारा ये सारी चीज़ों के बारे में ब्यौरा दे दिया गया है। तो यहाँ पर www.nta.ac.in या इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप अपना फ़ोन से भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि देखिए, आप सभी को प्रयास यही करना है कि पहले भले ही 2-4 दिन समय लगे, लेकिन पहले सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप आवेदन कीजिएगा। वैसे तो देखिए, इसको लेकर आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप करके हमारे चैनल पर भी आपको वीडियो बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन ही होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बदलाव हुए हैं। ये तो बेसिक जानकारी है जो कि आप सभी ने देखा भी होगा और मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से बताया। लेकिन जो सबसे ज़रूरी ये है कि इस बार क्या कुछ बदलाव हुआ है उसे जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो इसीलिए देखिए, आपको वीडियो को अंत तक देखना है और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर करना है। यहाँ पर देखिए, अगर आप जिस भी स्टेट में आते हैं, अगर आपकी जो कैटेगरी है तो यहाँ पर वही बताया गया है कि सेंट्रल वाला जो आपका सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता ही है। यहाँ पर आपको आवेदन देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आपको अपना जो फ़ी पेमेंट है करना है। साथ ही साथ आपको आवेदन करने के लिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप में से सभी के पास होगी, सभी लोगों के पास होगी। यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ भी देख लेना है कि कितने KB में होना चाहिए, जिससे कि जब भी आप आवेदन करें आपको ज़्यादा परेशानी न हो। तो यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ वगैरह, सिग्नेचर वगैरह का भी देख लेना है कि कितने KB में चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम कुछ ज़रूरी चीज़ों को और बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है। देखिए, अब जो सबसे ज़रूरी है, हम यहाँ पर चलते हैं चैप्टर फर्स्ट में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रीवियस ईयर के जैसा ही है। यहाँ पर आपको कोई भी एलिजिबिलिटी में बदलाव इस वाले में तो देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं, PhD एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल माने जाएंगे और साथ ही साथ PhD में दाखिला के लिए भी आप यहाँ पर योग्य माने जाएंगे। लेकिन अगर आप ओनली PhD क्वालिफाई करते हैं तो आपको JRF की फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आप नहीं बन सकते हैं। केवल और केवल आप यहाँ पर PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, साथ ही साथ देखिए, एक बहुत ही ज़रूरी सूचना ये है कि अगर आप SC ST या फिर
PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर मान लीजिए आपने नेट ही को, आपका बस केवल नेट ही है, अगर आपका नेट है तो यहाँ पर ये फेलोशिप देख सकते हैं। इसको देखिए आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि जब भी आप फॉर्म भरें तो यहाँ पर आपको टिक करना है। तो देखिए नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट के लिए है NFSC, यहाँ पर आपको इसमें टिक करना है। अगर आप यहाँ पर OBC कैटेगरी से आते हैं, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो आपको इस वाले में टिक करना है। अगर आप यहाँ पर नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी अगर आप NFPWBD कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आपको टिक करना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर ज़रूरी सूचना ये है कि जो भी अगर आपका नेट JARF जो भी क्वालिफाई होता है तो आपका जो डाटा है ये दूसरे जो कि हायर इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर इंस्टीट्यूशन है, उसमें आपका ये शेयर किया जाएगा। और साथ ही साथ PSUs वगैरह में, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होता है PSUs वगैरह, वहाँ पर भी आपका जो डेटा है वहाँ पर शेयर किया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको यहाँ पर टिक ज़रूर करना है, तो आप कर लीजिएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर टिक करना है जिससे कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर आपका जो डाटा है वो शेयर किया जा सके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें नहीं पता होता है। यहाँ पर एग्जामिनेशन में हम देख सकते, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा हम एग्ज़ाम के पैटर्न में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम पहले जैसा ही है। जैसा कि मार्क्स की बात करें तो फर्स्ट पेपर में आप सभी को पता है कि 50 प्रश्न आपसे पूछा जाता है, 100 नंबर का होता है। दूसरे पेपर में जो कि सबका अपना अपना विषय होता है, यानी कि जिस विषय से आप PG किए हैं उसी विषय से आपको, उसी सब्जेक्ट से आपको UGC नेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो यहाँ पर उस विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर का होगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर 3 घंटे का आपका टोटल यहाँ पर पेपर रहने वाला है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट है, यानी कि CBT मोड में ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, ठीक है। और सिलेबस भी आपका पहले जैसा ही रहने वाला है। मीडियम आप जो भी जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा का चुनाव आप कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपका जो एग्ज़ाम है कंडक्ट होने वाला है। यहाँ पर मार्किंग स्कीम को लेकर आप देख सकते हैं। देखिए मार्किंग को लेकर ऐसा है कि अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो उसके 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि जिसमें कुल पेपर जो आपका है वो 300 नंबर में ही आपकी मार्किंग होनी है। उसमें आपको JARF नेट और ओनली PhD आपको दिया जाएगा। तो आपको सारे प्रश्न करने हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मान लीजिए कोई प्रश्न ड्रॉप होता है, अगर आपने वो प्रश्न किया है तो आपको उसके 2 नंबर मिलेंगे, यानी एक प्रश्न 2 अंकों का है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। तो इसलिए आप सारे प्रश्नों को ज़रूर कीजिएगा, चाहे आए चाहे मत आए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, जिससे कि अगर आपका प्रश्न ड्रॉप होता है, उस क्वेश्चन को अगर NTA के द्वारा ड्रॉप किया जाता है तो उसके मार्क्स आप सभी को मिल सके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो कि आप सभी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS कैटेगरी से आते हैं, जो तो 55% आपके अंक पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं, SC ST या फिर PWBD कैटेगरी से आते हैं तो आपका 50% अंक होना चाहिए और केवल जनरल और EWS के लिए 55% अंक PG में चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर आरक्षण का पूरा लाभ मिलने वाला है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बदलाव हुआ है। और साथ ही साथ देखिए अगर जिस भी विषय से आपने PG किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस विषय से आपने PG और UG किया है उसी विषय से आपको UGC नेट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए आपका जो विषय है UGC नेट का जो एग्जामिनेशन वाला जो उस पेपर में नहीं है तो आप उससे जो संबंधित हैं उसमें भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि जिस विषय से आपने PG किया है उस विषय से ही आपको UGC नेट का एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, अगर आपने 4 ईयर का कोई ग्रेजुएशन UG कोर्स कर रखा है, यहाँ पर साफ देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसकी जानकारी मैंने आप सभी को पिछले वीडियो के माध्यम से भी दिया था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बदली हुई हैं इस बार, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने UG 4 ईयर का कर रखा है, यानी अगर आपने कोई भी कोर्स 4 ईयर का कर रखा है UG का, तो और उसके साथ ही साथ आपके 75% मार्क्स हैं तो आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके लिए जिस भी विषय से आप UGC नेट का एग्ज़ाम देंगे उसी विषय से आपको PhD करना अनिवार्य है। तो इस चीज़ को वो सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे जिन्होंने
4 साल का यूजी कोर्स कर रखा है और यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप किसी भी विषय से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और जिस विषय से आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे उसी विषय से आपको पीएचडी करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल नहीं माने जाएंगे अगर आप 4 साल का कोई आपने ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है। इसके लिए या तो आपको पीएचडी कंप्लीट करनी पड़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर अपनी पीजी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 75% स्कोर नहीं किए हैं अपने यूजी में तो आपका जो ई सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली जो 4 ईयर का जिन्होंने कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है। बाकी देखिए लगभग सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सेम दिखने को मिलेगी। और एक चीज़ और है कि अगर आप अपने लास्ट ईयर में हैं तो अगर आप पीजी के लास्ट ईयर में हैं तो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो 4 ईयर वाले अभ्यर्थी हैं उनको बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता चल पाती हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अन्य किसी भी चीज़ में आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में आप देख सकते हैं, अगर आप नेट सेट एसलेट हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। अगर आप CSIR नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है उसे आप दे सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए मैंने सारी चीज़ों जो भी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के संबंध में उससे बताने का प्रयास किया है। बाकी देखिए नेगेटिव मार्किंग वगैरह को लेकर किसी भी प्रकार का अभी जून वाले एग्ज़ाम में तो आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा। दिसंबर में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जून 2025 में आपको किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये सारा रिजर्वेशन का इन्होंने बता रखा है, तो आप सभी को भी पता है कि अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो 15% आपको मिलता है, ST कैटेगरी से आते हैं तो 7.4 और OBC से आते हैं तो 27 और यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो 10%। ये सारी चीज़ें आप सभी को, जहाँ तक मुझे पता लग रहा है कि आपको पता होगा और पता होना भी चाहिए। बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, तो यानी कि जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उतना ही यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और देखिए मैंने लगभग सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको मेरे बताने का तरीका ठीक लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ देखिए आपको कुछ भी चीज़ यूजीसी नेट एग्ज़ाम से संबंधित पूछना हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा यही प्रयास रहेगा कि जो भी आप पूछें उसकी जानकारी आप सभी को दी जाए। साथ ही साथ देखिए कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आप सभी को जानकारी दी है कि अगर आप PG कर चुके हैं तो आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने का। तो एक बार उस वीडियो को कंप्लीट देखें और क्या क्या चीज़ें हैं उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिससे कि अगर आप इच्छुक हों तो आवेदन कर सकें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप खुद भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अगर पढ़ना चाहें तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।